नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार में जो इलेक्टोरल रोल यानी कि जो मतदाता सूची में जो रिवीजन चल रहा है उसको लेकर के, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और काफी सारी चीजें जो है इससे निकल करके बाहर आ रही हैं। और इसी टॉपिक में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हु इज ऑर्डरली रेसिडेंट। तो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट का डेफिनेशन क्या है, कहां पर ये दिया गया है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी आज के पेपर में आपने देखा होगा द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को आप पढ़ोगे तो वहां पर एक न्यूज आया कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि बिहार में अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम लोग SIR सर के नाम से जानते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, उसमें कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं जो नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं एंड म्यांमार के हैं। तो पीपुल फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार फाउंड ड्यूरिंग बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ECI, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हालांकि विपक्ष के द्वारा जो है इसको डिनाई भी किया गया है कि इस तरह की कोई बातें नहीं है, इलेक्शन कमीशन को क्लियरली जो है सारी बातें बतानी चाहिए। लेकिन जो न्यूज आया है वो आपके सामने है। तो यहां पर जो इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में, जो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है आम भाषा में बोले तो, यहां पर हमें मेनली समझना है कि आखिर ये ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट है उसका डेफिनेशन कहां पर दिया गया है और उसका मतलब क्या है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हो, जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में जो है इलेक्शन होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर के बाद। कभी भी जो है यहाँ पर आप देखोगे कि बिहार में इलेक्शन की तारीख आ सकती है। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि जो चुनाव आयोग है वो, है ना, क्या कर रहा है, जो मतदाता सूची है उसको रिवाइज कर रहा है। और यहाँ पर उसने जो है इसको लेकर के जो चैलेंज किया गया था इस पूरे के पूरे ड्राइव को सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो अभी रिवीजन हम कर रहे हैं, जो हम कागजों से जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं और म्यांमार से हैं। उन्होंने जो है बिहार में अपनी मतदाता सूची में नाम जुड़वा रखे हैं। तो इसको लेकर के जो पूरा का पूरा जो है अभी जो न्यूज आया है उसकी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप देखोगे कि साफ साफ यहां पर इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि 30 सितंबर को जो है जो फाइनल वोटर लिस्ट यहां पर आएगा उसमें इन सभी लोगों का नाम नहीं होगा। तो इसको लेकर के आप देखोगे काफी सारा विवाद चल रहा है। तो देखिएगा कि हम लोग को यहाँ पर सबसे जो जरूरी डिस्कशन करना है कि आखिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है। और यहां पर जो है कि जो एक बार बार जो है एक नाम आ रहा है कि हु इज द ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसका नाम जो है मतदाता सूची में होता है। तो ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट है उसका क्या डेफिनेशन है, ये हम लोग जो है बेसिकली हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके क्या प्रो है, इसके क्या कॉन्स हैं, इसके कौन कौन सी चुनौतियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है लोगों को, आगे की राह क्या होगी, इस सब पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सामान्य निवासी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सामान्य निवासी, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो थोड़ा सा जो है हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, तो इसको चर्चा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी को ध्यान में रखना है कि 15 जुलाई से जो है हमारा यूपीएससी का जो नया बैच है वो शुरू होने वाला है, हमारा पटना का जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वो इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस में जो है 35% तक का ऑफ यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर भी आप देखोगे कि काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसके पीडीएफ आप फ्री में यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम एनसीईआरटी के नोट्स की बात करें वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम जो मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स की बात करें वो भी यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है, हमारा जो मैगजीन है। तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर के जो है क्या कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में आपका अटेम्प्ट है तो यहाँ पर आपके लिए
ये सूचना काफी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स और मेंस के जो टेस्ट सीरीज हैं वो शुरू किए जा चुके हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है ये टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे, दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसके ऊपर। और यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है ना, जो मतदाता सूची को रिवाइज किया जा रहा है, वहां पर एक नाम जो है, एक टॉपिक जो है बार बार जो है सामने आ रहा है कि आखिर जो सामान्य निवासी किसको कहते हैं, एक जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसका डेफिनेशन क्या है और कहां दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है ना, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरपी एक्ट 1950, वहां पर आप देखोगे जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, यानी कि जो मतदाता सूची है, और उसमें जो मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है, सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को दी गई है। और ये शक्ति उसको कौन देता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर आप देखोगे तो आरपी एक्ट का जो सेक्शन 19 है, याद रखिएगा, जो सेक्शन 19 है वो साफ साफ कहता है कि अगर आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाता सूची में आपका नाम तभी हो सकता है जब आप जो है क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑर्डिनरली क्या है, रेसिडेंट है, यानी कि सामान्य निवासी हैं, सामान्य निवासी हैं। तो सीधे सीधे दो तीन बातें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो मतदाता सूची जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, इलेक्टोरल रोल्स, है ना, उसमें रिवीजन करने का अधिकार, उसमें किसी के नाम को जोड़ने का अधिकार, नाम को हटाने का अधिकार किसको दिया गया है, तो दिया गया है किसे, तो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। किसके थ्रू दिया गया है, तो दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के थ्रू, है ना। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का जो सेक्शन 19 है वो साफ साफ कहता है कि अ पर्सन इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल, यानी कि हिंदी में कहते हैं कि सीधे सीधे अगर मतदाता सूची में अगर आपके नाम को तभी शामिल किया जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का क्या है, सामान्य निवासी है। तो सामान्य निवासी होना क्या है, आवश्यक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आखिर सामान्य निवासी का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि साफ साफ यहां पे कहा जा रहा है कि मतदाता सूची में सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम आ सकता है जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या होगा, सामान्य निवासी होगा, ऑर्डिनरली क्या होगा, रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी आरपी एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का जो आप देखोगे सेक्शन 20 है, वो डिफाइन करता है किसको, ऑर्डिनरली रेसिडेंट को, यानी कि सामान्य निवासी को। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट का डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है ना, याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट हालांकि जरूर ऑर्डिनरली रेसिडेंट वर्ड का यूज कर रहा है, तो जिस तरीके से हमारा संविधान में कुछ वर्ड क्लियरली डिफाइन नहीं है, उसी तरीके से आप देखोगे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है उसमें भी आप देखोगे जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट का जो डेफिनेशन है वो क्लियरली डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑर्डिनरली रेसिडेंट किससे माना जाएगा, उसको जो है आप देखोगे यहां पर जो उसकी चर्चा है वो कहां पर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के सेक्शन 20 में। और यहां पर थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक सुनना, क्या कह रहा है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझा दूंगा। क्या कह रहा है कि इट स्पेसिफाइड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरली रेसिडेंट in a constituency only because he and she owns or possesses or dwelling house therein। तो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है यहां पर, है ना, बात कही गई है। क्या कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल इसलिए सामान्यतः निवासी या फिर सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके पास वहां आवास है, या फिर एक अपना पक्का घर है, या फिर वहां पर वो रह रहा है।
तो आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य निवासी किसे माना जाएगा। तो यहां पर ये साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर आपका कहीं पर घर है, पक्का घर है ना, क्या है, और उसका जो कब्जा है आपके पास है, क्या बोल रहा है कि ही ओन्स और पोजेस और ड्वेलिंग हाउस देयर इन, है ना, फिर भी आपको जो है वहां का ऑर्डिनरली रेसिडेंट यानी कि सामान्य निवासी नहीं माना जा सकता। यानी कि आपका घर हो और आप वहां पर रह रहे हो, तभी आप क्या माने जाएंगे, वहां के ऑर्डिनरली यानी कि सामान्य निवासी। ये जो है डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। तो उल्टा डेफिनेशन है कि साफ साफ यहां पर अगर आप इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करोगे तो क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घर है, उसका अपना मकान है, तो उसे हम, है ना, समानता नहीं माना जाएगा, समान निवासी नहीं माना जाएगा। सिर्फ घर होने से आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता सूची में आपका नाम नहीं जुड़ जाएगा। आपका घर भी होना चाहिए और आप वहां पर लगातार रह रहे हो, वहां पर लंबे समय तक रह रहे हो, तब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता सूची में आपका नाम आने आएगा। तो इस तरह की बातें आप देखोगे सेक्शन 20 में कही गई है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और इसी से हम लोग जोड़ के देखेंगे बिहार में जो माइग्रेशन की समस्या है और जो मजदूर जिसका घर यहां पर है, जिसकी जमीन यहां पर है, लेकिन वो सालों साल बाहर रहता है, क्या उसे मतदाता सूची में उसका नाम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है यहां पर निकल करके सामने आ रहा है। तो सेक्शन 20 कह क्या रहा है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, अगर हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहां पर आप देखोगे कि एक जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, और ये मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके केस में आप देखोगे 1999 का ये केस है ना, गुवाहाटी हाई कोर्ट इन द मनमोहन सिंह केस 1999 में उसने क्या कहा था एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में। अब यहां पर भी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा। इसमें आप देखोगे जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उन्होंने बोला कि जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट टर्म है वहां पर सेक्शन 20 में शैल मीन अ हैबिचुअल रेसिडेंट ऑफ दैट प्लेस। हैबिचुअल है ना, हैबिचुअल रेसिडेंट ऑफ दैट प्लेस मतलब कि अभ्यस्त निवासी, उस स्थान का अभ्यस्त निवासी होना चाहिए। सामान्य निवासी शब्द का अर्थ क्या है, उस स्थान का अभ्यस्त निवासी, यानी कि अ हैबिचुअल, है ना, रेसिडेंट ऑफ दैट प्लेस। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास घर हो, अपना पक्का मकान है, लेकिन आप अगर वहां पे लगातार रह रहे हैं, हैबिचुअल क्या है, रेसिडेंट, वहां पर लगातार आप रह रहे हैं, तब आपको वहां का उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या माना जाएगा, सामान्य निवासी यानी कि ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर हाईकोर्ट ने कही है, जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो मैंने क्या कहा शुरू में ही कि ऑर्डिनरली रेसिडेंट का कोई एकदम से क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है ना, और इसी को लेकर के आप देखोगे जो लूप होल्स हैं वो सामने आ रहे हैं और दिक्कतें सामने आ रही हैं। फिर क्या कहा जा रहा है इस हाईकोर्ट के द्वारा, क्या कहा जा रहा है गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा, कि इट मस्ट बी अ परमानेंट इन कैरेक्टर एंड नॉट टेम्पोररी और कैजुअल, है ना, habitual resident of that place, it must be a permanent in character and not temporary or casual। मतलब बस आप कुछ समय के लिए आए, आप यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं, कुछ दिनों रहे और वहां से आप चले गए, तो क्या आपको सामान्य निवासी माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट यहां पर नहीं माना जाएगा। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपका घर है लेकिन आप वहां पर रहते नहीं है लगातार, है ना, आते जाते रहते, कुछ समय के लिए रहते हैं, तो इस आधार पर कि आपका सिर्फ वहां पर घर है, जमीन है, आपको वहां का जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता सूची में आपका नाम हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो हाई कोर्ट का भी जो उन्होंने ऑर्डिनरली रेसिडेंट के जो डेफिनेशन को समझाने का प्रयास किया वो भी आपके सामने है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 का जो सेक्शन 20 है वो भी आपके सामने है। तो इनडायरेक्टली यहां पर ये बात कही जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे कि हालांकि अब आप बोलोगे सर सेना में काम करने वाले लोग वो तो 20-20 साल तक क्या है अपने घर से हो सकता है बाहर रहे, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर होता रहता है, तो क्या उनका नाम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटा दिया जाएगा? तो यहां पर आप देखोगे कि अच्छा, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे थे, इसमें यहीं पर उन्होंने क्या कहा है कि इट मस्ट बी अ प्लेस वेयर द पर्सन हैज
द इंटेंशन टू ड्वेल परमानेंटली, मतलब यह एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां व्यक्ति अस्थायी रूप से रहने का इरादा रखता हो, और तभी उसे क्या माना जाना चाहिए, उस एरिया का समान निवासी। ये कह रहा है कौन, हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट। सीधी सी बात है ना। तो वो जो मैं समझा रहा था आपको, वो आपको मतलब समझना है कि यहां पर इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि अगर किसी एरिया में आपका घर है, आपका प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ घर और प्रॉपर्टी होने से आप उस एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता सूची में आपका नाम नहीं जुड़ सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो वहां पर अपने घर में रहता है, हैबिचुअली रह रहा है, उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि आखिर कुछ आप कहोगे सर कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेना के जॉब में हैं, कहीं पर उनकी ट्रांसफर बाहर विदेशों में है, तो क्या उनका नाम जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से काट दिया जाता है? तो कुछ एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। जो सेक्शन 20 है वो कुछ एक्सेप्शन की भी क्या करता है, बातें करता है। एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए एक कोई पर्सन है जो अपने निवास स्थान से, यानी कि अपने घर से टेम्पोररी एब्सेंट है, और उसका रीजन क्या है? तो रीजन अगर मान लीजिए ये है कि वो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस है ऑफ द यूनियन, यानी कि वो सेना का क्या है, कोई सेना में जॉब करता है, तो वो ऑब्वियसली उसका ट्रांसफर अलग अलग जगहों पर होगा, वो अपने घर में लंबे समय से क्या रहता है, बाहर रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को छूट दी गई है, और उसका नाम जो है उस एरिया के इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्या बोला कि मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, उसको यहां पर छूट दी गई है। दूसरा क्या है, आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफ द स्टेट सर्विंग आउटसाइड द स्टेट, मतलब किसी राज्य का पुलिस बल का सदस्य जो उस राज्य के बाहर क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। तो राज्य के बाहर लंबे समय तक सेवा दे रहा है, तो इसका मतलब तो वो अपने घर से बाहर रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मतदाता सूची से क्या कर दो, नाम हटा दो। तो यहां पर इसे छूट दिया गया है, बी नंबर। सी नंबर क्या है, यहां पर क्या कहा गया, एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पोस्ट आउटसाइड इंडिया, मतलब भारत सरकार के द्वारा उसे किसी ऐसे पद पर जॉब दिया गया है जो बाहर, भारत के बाहर उसे रहना पड़े, है ना। तो एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पोस्ट आउटसाइड इंडिया, वैसे व्यक्ति का नाम भी अपने क्षेत्र के मतदाता सूची से काटा नहीं जाएगा। और डी क्या है, होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द ईसी, यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंसल्ट करके अगर राष्ट्रपति किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इसके लिए नामित कर दे, तो उस पोस्ट पर भी अगर आप हैं और आप अपने घर से बाहर हैं, तो भी आपका नाम जो है मतदाता सूची से कट नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरली रेसिडेंट का डेफिनेशन की बात करें, तो क्या कहा जा रहा है, साफ साफ ये कहा जा रहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी का पक्का मकान है, अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी है, और वहां पर वो रहता नहीं है, तो उसका नाम क्या होगा, उसको माना जाएगा क्या, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यानी कि अगर हम देखें दूसरे शब्दों में कहें, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसे माना जाएगा जिसका वहां पर घर भी हो, मकान भी हो, लेकिन वो वहां पर क्या है, परमानेंटली वहां पर रह रहा है। मान लीजिए घर मकान नहीं भी है, अगर वो रेंट पर भी रह रहा है, लेकिन वो वहां पर कॉन्टिन्यूअसली रह रहा है, तब उसे मतदाता सूची में नाम उसका शामिल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। छूट किसको दिया गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो यूपीएससी का एग्जाम है या फिर बीपीएससी का एग्जाम है, तो आपको ध्यान में रखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का सेक्शन 19 क्या कहता है। वो साफ साफ कहता है कि मतदाता सूची में नाम होने के लिए आप जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या होने चाहिए, ऑर्डिनरली रेसिडेंट यानी कि सामान्य निवासी। पहली बात तो ये। फिर समान निवासी किसे माना जाएगा, इसको डिफाइन करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 का क्या, सेक्शन 20। तो ये सारी बातें सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। किसको इस डेफिनेशन से छूट मिली हुई है, ये 4 कंडीशन मैंने आपको बताया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमने अभी बात किया, अच्छा यहां पर आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में एक सेक्शन 20A भी है ना। सेक्शन 20A जैसे हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी, तो मैं आप लोग को बताता भी हूं कि जो एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन,
उन्हें जो है, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है। और वो कहां पर वोट डालते हैं? तो उनके पासपोर्ट में जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के वो क्या कर सकते हैं? अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनआरआई जो भारत के बाहर रह रहे हैं बहुत लंबे समय से, उन्हें जो है वोट डालने का अधिकार देने के लिए आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में एक सेक्शन जोड़ा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 20A। कब जोड़ा गया था? 2010 में। और इसके द्वारा आप देखोगे कि अगर कोई इंडियन लॉन्ग टर्म से, बहुत दिनों से भी अगर भारत के बाहर है, फिर भी आप देखोगे कि जो उसके पासपोर्ट पर क्या है, एड्रेस दिया गया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। वो जाकर के वोट क्या कर सकता है? डाल सकता है। तो आप देखोगे एनआरआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चलकर के बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एनआरआई को आपने क्या दिया है? वो एड्रेस जो उसके पासपोर्ट पर है, वहां पर जाकर के वोट डालने का राइट, अधिकार। ठीक है, ये चीज है। तो ये सेक्शन 21A को भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मुद्दा क्या है ना? जो हम पूरा का पूरा जो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि क्यों SIR जो सर है, आगे चल करके और भी स्टेट्स में होगा, वो कौन से इश्यू को खड़ा करता है? अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार जाना जाता है माइग्रेशन के लिए। और हमारे बहुत सारे स्टेट में आप देखोगे इंटर स्टेट माइग्रेशन होते हैं, और स्टेट के अंदर भी क्या होते हैं? माइग्रेशन होते हैं। ठीक है ना? अब मान लीजिए आप देखोगे, है ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, है ना, जो लेबर फोर्स सर्वे होता है, 2020-21 का डेटा आपके सामने है। और वहां पर क्या कहा गया कि भारत की जो आबादी है, उसका लगभग 11% जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट के कारण क्या होते हैं? माइग्रेट उन्होंने किया है। माइग्रेशन सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट का नहीं है, माइग्रेशन स्टेट के अंदर भी आप देखोगे एक जिले से दूसरे जिले में लोग जाकर के काम करते हैं। तो टोटली अगर आप देखोगे तो 11% जो पॉपुलेशन है भारत की, माइग्रेटेड ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रीजन। अब आपको लगेगा कि मात्र 11%, लेकिन अगर इस 11% को अगर आप नंबर में देखोगे, तो ये होते हैं क्या? 15 करोड़ वोटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, 15 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं, 15 करोड़ लोग। आबादी कम नहीं है हमारी, 11% की बात हो रही है ना? ये ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल तो ये ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट लेबरर हैं, विद इन और आउटसाइड देयर स्टेट्स, है ना? इसमें से ऐसे बहुत सारे माइग्रेट लोग हैं जो सीजनल है, मतलब जैसे आप देखोगे बिहार से पंजाब जाते हैं लोग धान की कटाई करने के लिए, गेहूं की कटाई करने के लिए। आप देखोगे मजदूर वहां पर बिहार से कहां जाता है? पंजाब जाता है। फिर वहां पर काम किया, फिर क्या किया? बिहार आ गया। सीजनल है, बहुत सारे क्या है? सीजनल है इन नेचर, वेयर द लेबर रिटर्न टू देयर ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर सम मंथ ऑफ अ ईयर। तो बीच में आता जाता रहता है। अधिकतर 6 महीने क्या है? बाहर काम किया, फिर 6 महीने क्या रहा? अपने घर में रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है माइग्रेंट है, जो खास करके आप देखोगे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, या फिर जो सिक्योरिटी वर्कर्स हैं, आप देखोगे वो टेम्पोरी बेसिस पर कहीं कहीं रहते हैं। आज यहाँ पर सड़क बन रही है तो यहाँ पर काम है, कल को किसी दूसरे स्टेट में सड़क बनेगी, वहां चले जाएंगे। उसी तरीके से जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, उनका भी यही हाल है। आज यहाँ पर 2 साल रहे, फिर ट्रांसफर हो गया कहीं और। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। क्या उनका नाम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटा दिया जाए? अगर इस डेफिनेशन की बात किया जाए, तब तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मतदाता रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का जो डेफिनेशन सेक्शन 20 में दिया जा रहा है, उसके तहत तो वो तो बाहर ही हो गया है कि नहीं? और बिहार में तो ऐसे करोड़ों लोग हो सकते हैं जो बाहर में काम करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो जो लेबर है जो माइग्रेट करके गया है, वोटिंग के समय आकर के अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करता है? वोट डालता है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने वोटर लिस्ट से अपना नाम क्या कर लिया है? हटा लिया। तो ये बहुत ही बड़ा क्या है? They return to the ordinary residence in their home state at a regular intervals. They exercise their right to vote in that place where the families and children live and where their property exists. तो भले ही बिहार के लोग बाहर जाते हों काम करने के लिए, इलेक्शन के टाइम में लाखों की संख्या में लोग आकर के क्या करेंगे? अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बाहर से
आएंगे। तो क्या जो व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ बिहार से बाहर है, क्या उसका नाम बिहार के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता सूची से हटा दिया जाए? यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो बिहार के सामने भी है और जो आने वाले समय में और स्टेट्स के सामने भी आएगा। इस बात को द हिंदू ने सीधे सीधे उठाने का काम किया है। अब यहां पर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उस डेफिनेशन के तहत तो फिर हर स्टेट में आप देखोगे लाखों लाख ऐसे लोग होंगे जिनका नाम फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट के डेफिनेशन से उनका नाम क्या है, हट जाएगा। हिंदी में भी मैंने सारी चीजें दे दी हैं ताकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को भी ये पूरा नोट्स मिल जाए। अब यही बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। मैं बात कर रहा था सेक्शन 21A की, है ना, सेक्शन 21A ऑफ आरपी एक्ट 1950। और मैंने क्या कहा था कि इसमें क्या दिया गया कि एनआरआई जो कि बाहर रह रहा है भारत से, उसको आपने क्या दे दिया, वोट डालने का अधिकार। आपने ये भी कह दिया कि जो फोर्सेस में काम करने वाले लोग हैं जो अपने घर से लंबे समय तक बाहर रहते हैं, उन्हें भी छूट दी जाएगी, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मतदाता सूची में उनका नाम रहेगा। तो माइग्रेंट वर्कर को क्यों छोड़ रहे हैं? तो यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि आरपी एक्ट को आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए। और अमेंड करके भी जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको जो है सुटेबल मैकेनिज्म, आप कुछ भी कीजिए, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, सुटेबल मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, आप नियम बना सकते हैं, आप एक मैकेनिज्म क्रिएट कीजिए, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि माइग्रेंट लेबरर को भी यहां पर शामिल करना चाहिए ताकि वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट के डेफिनेशन के तहत आ सके और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका नाम खत्म ना हो सके। तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो है यहां पर सबके सामने है। यूपीएससी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री के भी काफी सारे क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा तो यहां से बन सकते हैं। तो इस सारी बातों को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे, मुद्दा वो समझ में आ जाए, काफी गंभीर मुद्दा है, इस पर जो मैंने आपको दलीलें दी हैं द हिंदू में, इसको लेकर पूरा का पूरा आज एडिटोरियल आया है, उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। और अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और